हेलो एवरीवन, गायत्री एडू वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था मौर्य काल के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो मौर्य काल में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो सब मैंने डिस्कस कर लिए थे। उनके राजाओं के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धर्म, और उसके बाद फिर उन लोगों की व्यापार वगैरह, कला, संस्कृति, ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, मतलब मौर्य काल के बाद क्या हुआ। तो मौर्य काल के बाद 3 वंश आए, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। तो ये 3 वंशों ने भारत पर शासन किया। तो उसमें जो उसके बारे में मैं कंप्लीट डिस्कशन आज के लेक्चर में करूँगी। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करेंगे मौर्योत्तर काल या पोस्ट मौर्यन पीरियड। पोस्ट मौर्यन पीरियड है 185 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईसा पूर्व। डेट एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ कहीं कहीं पे डेट्स अलग भी दी रहती हैं, लेकिन लगभग मोटा मोटी ये 350 साल के आसपास का ये पीरियड था, जो कि 350 से 400 साल के आसपास का पीरियड, जो कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंतर्गत आता है। इसमें पहला वंश था शुंग वंश, दूसरा कण्व वंश, तीसरा सातवाहन वंश और एक छोटे से क्षेत्र पे चेदी वंश ने भी शासन किया था। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इस विशाल मौर्य साम्राज्य को नहीं संभाल पाए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब अशोक जो उसके उत्तराधिकारी थे, अशोक के उत्तराधिकारी, वो इतने पावरफुल नहीं थे। तो अशोक का साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उसे एक केंद्र से संभाल पाना मुश्किल हो गया था, इसलिए टुकड़ों में बिखरने लगा। जो दूरस्थ प्रांत थे उन सब ने स्वतंत्रता घोषित कर दी। तो उसमें प्रमुख थे कलिंग, उत्तर पश्चिम के प्रांत और दक्षिण में सातवाहन वंश। तो कलिंग में क्या हुआ? कलिंग में जो वहाँ के किंग्स थे उन्होंने वहाँ पे स्वतंत्रता घोषित कर दी। उत्तर पश्चिम प्रांतों में वहाँ के जो फ्यूडेटरीज थे उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर दी और उत्तर पश्चिम को जल्द ही ग्रीक्स ने आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। दक्षिण में सातवाहन वंश ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और वहाँ पे सातवाहन वंश का शासन स्थापित हो गया। मौर्य साम्राज्य केवल गंगा घाटी तक सिमट कर रह गया। जल्द ही मौर्य वंश का स्थान शुंग वंश ने ले लिया। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था वो सिर्फ गंगा घाटी तक सिमट के रह गया था और जल्द ही मौर्य वंश का स्थान ले लिया था शुंग वंश ने, जिसने वहाँ पे अपनी एक नए सत्ता की, नए एम्पायर की शुरुआत की थी। तो आइए इस मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे मौर्य वंश का जो शासन था वो इतना बड़ा हुआ करता था। ठीक है, ये पूरे भारत में उनका शासन था। यहाँ पे क्या हुआ, इस एरिया में जो नॉर्थ वेस्ट था, मतलब उत्तर पश्चिम के क्षेत्र पे, इस पे ग्रीकों ने आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया। साउथ के क्षेत्र पे सातवाहनों का अधिकार हो गया और यहाँ पे कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। अभी ये जो बचा सिर्फ गंगा यमुना का बेल्ट था, सिर्फ इसी एरिया में मौर्य वंश की नींव पड़ी रह गई। इसी एरिया में मौर्य वंश जो है सिमट कर रह गया। और इस जगह पर फिर क्या हुआ, अंतिम शासक जो था बृहदत्त, उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर दी और उसके वहाँ पे शुंग वंश की स्थापना की। तो देखिए ये इतने बड़े साम्राज्य से सिमट कर कितना छोटा सा रह गया था। अब आते हैं शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश 185 ईसा पूर्व से लेकर 73 ईसा पूर्व तक रहा, मतलब लगभग 115 साल या 113 साल के आसपास इन्होंने शासन किया। इसका जो संस्थापक था वो था पुष्यमित्र शुंग, जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का सेनापति था। तो ऐसा मगध के साम्राज्य में अक्सर हुआ है कि एक वंश से जब भी दूसरे वंश ने अपनी सत्ता संभाली है तो जो लास्ट वंश था उसके अंतिम रूलर को उसी के सेनापति या मंत्री ने उसकी हत्या करके और वहाँ पे नए वंश की स्थापना की। ये लगभग सभी वंशों में हुआ है। तो इस वंश की भी शुरुआत ऐसे ही हुई थी। पुष्यमित्र शुंग ने अपने सम्राट बृहदत्त की हत्या कर दी और वहाँ पे उसने शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी थी इनकी विदिशा, जो कि अभी है मध्य प्रदेश में। ब्राह्मणों और हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने का श्रेय पुष्यमित्र शुंग को जाता है। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था, जो ब्राह्मणिज्म था और हिंदुइज्म था उसको वापस पुनर्जीवित किया, उसको रिवाइव किया। और किस तरह से किया, उसने बौद्ध भिक्षुओं को प्रताड़ित किया, मतलब उनका दमन किया, उन पर अत्याचार किए और बौद्ध धर्म को कम करने की, बौद्ध धर्म का प्रभाव कम करने की कोशिश की, जिससे कि हिंदू धर्म वापस रिवाइव हो सके। लेकिन वो बौद्ध स्थापत्य कला को उसने बहुत अधिक विकसित किया। बौद्ध स्थापत्य कला का विरोधी वो नहीं था। पुष्यमित्र शुंग स्वयं एक ब्राह्मण था। तो ये इसके बाद जितने भी यहाँ पे साम्राज्य है वो सब ब्राह्मणों के साम्राज्य थे।
पुष्यमित्र सिंह हिंदू धर्म का अनुयायी था, लेकिन बौद्ध स्तूपों, चैत्यों और विहारों का भी निर्माण उसने करवाया था। अशोक के समय में जो सांची का स्तूप निर्मित किया गया था उसको पुष्यमित्र सिंह ने ही कंप्लीट करवाया था। ठीक है, उसकी रेलिंग, बाउंड्री और जो मेन गेट है वो शुंग शासकों ने बनवाया था। भारहूत का स्तूप, इसके निर्माण भी पुष्यमित्र सिंह ने ही किया था। इसके अलावा पूना में विहार, चैत्य और स्तूप बनवाए, अमरावती में स्तूप बनवाए, नासिक के चैत्य आदि जो है ये सब कुछ शुंग काल में ही बनवाए गए थे। ग्रीक ने पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए अधिकार किया था, लेकिन क्या हुआ, पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें पराजित कर दिया और पुनः अपना शासन वहाँ पे स्थापित किया था। मतलब जब ग्रीक्स यहाँ पे आए, नॉर्थ वेस्ट से कनकर करते हुए, वहाँ पे आक्रमण करते हुए ये पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे और पाटलिपुत्र पर भी इन्होंने कुछ समय के लिए अपना शासन स्थापित कर लिया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने इनको भी यहाँ से भगा दिया। कलिंग राज खारवेला ने मगध पर जब आक्रमण किया तो उससे भी पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध किया और उनको पराजित किया। महाभाष्य के लेखक थे पतंजलि। तो पतंजलि जो महाभाष्य के लेखक हैं, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। तो अश्वमेध यज्ञ जो है, जैसा मैंने वैदिक काल में ही पढ़ाया था कि ये जो है ये उस समय के बहुत ही इंपॉर्टेंट यज्ञ थे जो बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए करते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी अपने प्रभाव को स्थापित करने और उसका विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए थे वैदिक काल के आधार पर। ठीक है, और उस समय जो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था वो था पतंजलि। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए दोनों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बन के आया अग्निमित्र। लेकिन ये जो अग्निमित्र था, ये अग्निमित्र कालिदास के नाटक एक है मालविकाग्निमित्रम, इसका हीरो था। मतलब कालिदास ने जो नाटक लिखा है मालविकाग्निमित्रम, उसका जो नायक था वो था पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र। अंतिम शासक था इस वंश का देवभूति। अब आते हैं कण्व डायनेस्टी की ओर। जो कण्व वंश है, कण्व वंश भी जो है ये भी इसी तरह स्थापित हुआ था। मतलब देवभूति का जो मंत्री था, अमात्य था, उसने वसुदेव कण्व, उसने उसकी हत्या कर दी, देवभूति की हत्या कर दी और यहाँ अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके यहाँ पे कण्व वंश की नींव रखी। ठीक है, तो यहाँ से कण्व शासन शुरू होता है। इन्होंने लगभग 45 साल तक शासन किया। ठीक है, इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अंतिम शासक था सुशर्मा। तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा, क्योंकि वहाँ से ही उनके अधिकतम सिक्के वगैरह ये सब उनके वहाँ से ही मिले हैं, विदिशा से। लेकिन जो कण्व वंश है इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। सातवाहन शासकों ने मगध साम्राज्य का अंत कर दिया था। ठीक है, सातवाहन शासकों ने जब कण्व वंश के अंतिम शासक की हत्या कर दी और उसे हरा दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे कण्व वंश समाप्त हो गया और वहाँ पे सातवाहन शासकों का शासन स्थापित हो गया। मगध साम्राज्य में इस प्रकार लगभग 500 वर्षों में, मतलब 550 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ 28 ईसा पूर्व तक 500 वर्षों में यहाँ पे टोटल 6 राजवंश आए। वो 6 राजवंश कौन कौन से थे? सबसे पहले आया हर्यक वंश, फिर आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और फिर कण्व वंश। तो ये 6 वंशों ने, 6 साम्राज्यों ने यहाँ पर अधिकार किया और मगध साम्राज्य में इन 6 वंशों का वर्चस्व रहा 500 सालों तक। इस मैप में आप देख सकते हैं जो कण्व शासन था वो इस छोटे से इलाके में सिमट कर रह गया था। यहाँ पे ये पूरा सातवाहन एम्पायर था और फिर इन्होंने इस इलाके को भी जीत लिया था और पाटलिपुत्र पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है, और ये यहाँ पे शकों का अधिकार था और ये यहाँ कलिंग अपनी जगह आज़ाद था। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इनका अधिकार था। अब आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश जो कि कण्व वंश, जिसने कण्व वंश के क्षेत्र को जीता था और वहाँ पे सातवाहन वंश का साम्राज्य फैला दिया था और मगध साम्राज्य का अंत कर दिया था, मतलब कण्व वंश का अंत कर दिया था। तो इस सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सिमुक जो था ये मौर्य साम्राज्य के जो मगध साम्राज्य था उन्हीं के फ्यूडिटरीज में से ही एक कहा जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। इनकी राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान। ठीक है, तो इनकी राजधानी थी पैठन या प्रतिष्ठान जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है और किस नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो आंसर होगा पैठन या प्रतिष्ठान। पुराणों में इनका नाम
आंध्र के रूप में लिया गया है, मतलब इनको आंध्र के नाम से बुलाया गया है। लेकिन जितने भी अभिलेख हैं कहीं पर भी सातवाहनों को आंध्र के नाम से नहीं बुलाया गया है, लेकिन पुराणों में इन्हें आंध्र के नाम से बुलाया गया है और पुराणों में सातवाहन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन मैक्सिमम इतिहासकारों का यही मानना है कि जो आंध्र है, पुराणों में जो आंध्र शब्द का प्रयोग किया गया है वो सातवाहन शासकों के लिए ही किया गया है। शिमुक के उत्तराधिकारी थे कृष्ण, जिसने साम्राज्य को पश्चिम में नासिक तक बढ़ाया था। ठीक है, इनका साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। शुरुआत इन्होंने महाराष्ट्र में की थी, नॉर्दर्न महाराष्ट्र से। ठीक है, और धीरे धीरे इन्होंने अपना साम्राज्य बड़ा किया। सातकर्णी प्रथम ने युद्ध के द्वारा साम्राज्य का विस्तार किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। तो जो सातवाहन शासक थे ये भी खुद को ब्राह्मण ही कहते थे। ठीक है, और इन्होंने भी वैदिक परंपरा को वापस रिवाइव करने की कोशिश की। तो इसलिए सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था अपने प्रभाव के विस्तार के लिए और अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। इस वंश का जो 17वां शासक था वो था हाल। ठीक है, हाला ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती या सतसई। तो इस पुस्तक को लिखा था हाला ने। ये एग्जाम में पूछता है कि हाला ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो सातवाहन शासक हाला ने गाथा सप्तशती या सतसई नामक पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक की भाषा थी प्राकृत। ठीक है, तो इस पुस्तक की भाषा थी प्राकृत। इसी के समकालीन थे, मतलब हाला के समकालीन थे गुणाढ़। ठीक है, गुणाढ़ ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था वृहत कथा। तो वृहत कथा नामक जो पुस्तक लिखी थी गुणाढ़ ने, वो भी प्राकृत भाषा में ही थी। इनकी लिपि होती थी ब्राह्मी और भाषा थी प्राकृत। हाला ने लिखी थी गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने लिखी थी वृहत कथा। इस वंश का सबसे महान शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, जो इस वंश का 23वां शासक था, जो 106 ईसा पूर्व से लेकर 130 ईसा पूर्व तक शासन में रहा। तो ये डेट पूरी तरह से कंफर्म नहीं कही जा सकती। 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक शासन में रहा, ये डेट जो है पूरी तरह कंफर्म नहीं कही जा सकती है। कहीं कहीं जो है 1 साल इधर उधर करके 1 आध साल दिया रहता है। ठीक है, तो आप इस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसने शक क्षत्रप नहपान को हराया था। ठीक है, शक क्षत्रप नहपान को हराया था। और इस बात का पता हमें कैसे चलता है, हमें यहाँ नासिक के पास से कई सिक्के मिले हैं जो कि शक साम्राज्य के सिक्के थे, लेकिन उसको सातवाहनों ने फिर से ढलाई की थी उनके ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर सातवाहनों ने फिर से ढलाई करवाई थी उन सिक्कों के ऊपर, जिससे पता चलता है कि शक शासकों को के साम्राज्य को सातवाहन शासकों ने हराया था। सातकर्णी ने त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन ये उपाधि धारण की थी। काफ़ी बड़ा नाम है, लेकिन ये उपाधि भी सातकर्णी ने धारण की थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और ये क्यों किया था, क्योंकि वो यहाँ पे बताना चाहते हैं वो तीनों समुद्र के स्वामी हैं। ठीक है, तीनों समुद्र कौन, इधर आपका अरेबियन सी और साउथ का पोर्शन और बंगाल की खाड़ी, तो तीनों समुद्र के स्वामी ये हैं। तो ये बताने के लिए गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ये उपाधि धारण की थी। स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने कहा था कि मैं एकमात्र ब्राह्मण हूँ। वर्ण व्यवस्था को पुनर्जीवित किया और ब्राह्मण धर्म का उत्थान के लिए इन्होंने प्रयास किए थे। लेकिन ऐसा ये ब्राह्मण धर्म का उत्थान जरूर करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने कभी बौद्धों को सप्रेस नहीं किया। ये बौद्ध भिक्षुओं को भी दान देते थे और ब्राह्मणों को भी दान देते थे। नासिक के अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख है। नासिक का अभिलेख जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता ने बनवाया था, जिसमें उन्होंने गौतमी पुत्र सातकर्णी की सभी उपलब्धियों का, उन्होंने कौन कौन से युद्ध जीते, क्या क्या कार्य किए, तो वो सब उसमें वर्णन किया था। वशिष्ठी पुत्र पुलमयी ने सिक्कों पर जहाज को अंकित करवाया था। तो सिक्कों पर जहाज के अंकित कराने का क्या मतलब है? सिक्कों पर जहाज को अंकित कराने का मतलब ये है कि इन लोगों का जो मैरीटाइम ट्रेड था, मतलब समुद्री व्यापार था, वो बहुत विकसित था और इसके अलावा ये दूसरे देशों से भी इनके संबंध थे, जिस वजह से इन्होंने सिक्कों पर जहाज अंकित करवाए। मतलब इनकी नेवी भी बहुत स्ट्रांग थी, तो इस तरह से इसीलिए इन्होंने सिक्कों पर जहाज अंकित करवाए थे। यज्ञश्री सातकर्णी इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसने मालवा और उत्तरी कोंकण तट को शतकों से जीत लिया था। मतलब शक शासकों का वहाँ अधिकार था मालवा और उत्तरी कोंकण तट पर, तो उसको वापस यज्ञश्री सातकर्णी ने जीत लिया था। पुलामयी तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। पुलामयी तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। सातवाहनों के बाद तीसरी सदी में यहाँ इक्ष्वाकु वंश का शासन स्थापित हुआ। तो तीसरी सदी तक क्या हुआ, सातवाहन समाप्त हो गए। मतलब पुलामयी तृतीय जो है इस वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी सदी तक सातवाहन शासन समाप्त हो गया और यहाँ पर फिर इक्ष्वाकु वंश की स्थापना हुई। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने यहाँ पे शासन किया। तो ये मैप आप देख सकते हैं, ये देखिए सातवाहनों का जो मैक्सिमम एक्सटेंट था वो यहाँ तक हुआ था।
ठीक है, ये इनका मैक्सिमम एक्सटेंट था और शुरुआत में इनका सिर्फ इतना इलाका था जो कि बाद में बढ़कर इस पूरे एरिया में ये जो है फैल चुके थे। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कण्व वंश को भी समाप्त कर दिया था और इस तरह यहाँ से ये क्षेत्र उन्होंने क्षत्रपों से लिया था, मतलब जो शकों से ले लिया था। तो इस तरह से काफ़ी बड़े इलाके पे इनका कब्जा था। ठीक है, अब लगभग पूरा साउथ इंडिया इनके कब्जे में था, मध्य भारत और दक्षिण भारत। जो सातवाहनों का प्रशासन था, प्रशासन इनका मौर्य काल से मिलता जुलता था, क्योंकि ये मौर्य काल के ही उन लोगों के ही फ्यूडिटरीज थे, उन्हीं लोगों से के जो है सामंत थे जो आगे बढ़ के इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। तो इसलिए इनका शासन जो है मौर्य काल से मिलता जुलता था। प्रांतों की इकाइयों को मौर्य काल में अहर कहा जाता था और ये लोग भी प्रांतों की इकाइयों को अहर ही कहते थे। और अहर के और जो अधिकारी होते थे, अधिकारियों को उसमें आमात्य कहा जाता था या महामात्र कहा जाता था। तो सातवाहन शासक भी अधिकारियों को आमात्य या महामात्र कहते थे। मौर्यों की अपेक्षा इनका शासन कम केंद्रीकृत था। जो मौर्यों का शासन था वो काफ़ी बहुत अधिक केंद्रीकृत था, मतलब वो पूरा एक केंद्र से चलता था उनका शासन, उतने बड़े साम्राज्य एक केंद्र से चलता था। लेकिन जो सातवाहनों का शासन था वो केंद्रीकृत नहीं था। इन्होंने अलग अलग इलाके में अलग अलग अधिकारियों को नियुक्त करके रखा हुआ था और ये गाँव के लिए भी ये अपने लिए एक अधिकारी को नियुक्त करके रखते थे और जो गाँव का शासन देखता था और उसके पास भी एक छोटी सी सेना होती थी। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या किया था, इन लोगों ने शासन को डिसेंट्रलाइज कर दिया था। उन्नत विदेशी व्यापार था मुख्यतः रोम से। तो इनका जो विदेशी व्यापार होता था वो मुख्यतः रोम से हुआ करता था। ठीक है, इनका रोम से वो काफ़ी अच्छे संबंध थे और वहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार करते थे। व्यापार के लिए शीशे के सिक्के का प्रयोग होता था। तो व्यापार के लिए ये लोग लेड के सिक्के का प्रयोग करते थे और ये जो लेड था ये रोम से ही मंगाया जाता था। ठीक है, रोम से लेड मंगा के और उसी के सिक्के बनाए जाते थे और इन्हीं सिक्कों का प्रयोग मैक्सिमम व्यापार के लिए किया जाता था। ये सोने के सिक्कों का उपयोग नहीं करते थे क्योंकि सोना इनके लिए काफ़ी महंगी धातु थी। ये लेड के सिक्कों का प्रयोग करते थे, तांबे कांसे के सिक्के का प्रयोग करते थे और चांदी के जो सिक्के होते थे उनको कार्षपण कहा जाता था। ठीक है, चांदी के सिक्कों को कार्षपण कहा जाता था। तांबे कांसे और प्रोटीन के सिक्के भी जारी किए गए थे। इनके व्यापार में जो पश्चिम में मुख्य बंदरगाह था उसका नाम था कल्याणी और जो पूर्व में मुख्य बंदरगाह था उसका नाम था गंजम। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि दान देने की प्रथा सातवाहन शासकों ने ही शुरू की थी। ठीक है, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान दी थी। मतलब उस एरिया में क्या होता था, इन लोगों को वो भूमि दे दी जाती थी और वो वहाँ से उनको जो भी टैक्स प्राप्त होता था, जो भी उनको वहाँ से अनाज प्राप्त होता था, उसी से ये लोग अपना जो है अपना धर्म चलाते थे। ठीक है, तो इनको खर्च के लिए वो भूमि दान दे दी जाती थी। इसी तरह क्या हुआ, धीरे धीरे जो सातवाहन साम्राज्य है इसके अंत में ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य इन्हीं चीज़ों की वजह से ही कमज़ोर हुआ था, क्योंकि ये लोग अपनी मैक्सिमम भूमि तो दान में ही दे देते थे। तो दान में देने की वजह से उस भूमि पर से इनका शासन खत्म हो जाता था और वहाँ पे बौद्ध भिक्षु वगैरह ये इन लोगों का शासन शुरू रहता था। इस तरह से इनका जो शासन है धीरे धीरे जो है सातवाहनों का साम्राज्य है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा। इस बात की ये बात हमको पता चलती है, सबसे प्राचीनतम अभिलेख इसका मिला है 1st सेंचुरी BC से, मतलब कि बौद्ध और ब्राह्मणों को जमीन दान दी जाती थी। इस बात का पता हमें 1st सेंचुरी BC के एक अभिलेख से चलता है। अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ, ये सब यज्ञ करके ये लोग ब्राह्मण धर्म को मजबूत किए। मतलब सातवाहन शासकों ने अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ करके ब्राह्मण धर्म को और मजबूत किया। इन लोगों के जो मुख्य केंद्र थे बौद्ध धर्म के वो थे नागार्जुन कोंडा और अमरावती। तो इस समय नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध धर्म के मुख्य केंद्र थे। कब? सातवाहनों के समय में। नासिक, कांधेरी और कार्ले में सातवाहन शासकों ने चैत्य और मंदिर बनवाए थे। ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं ये है कार्ले का चैत्य। ठीक है, चैत्य क्या होता था, बड़े बड़े खंभे देके एक बड़ा सा हॉल जैसा बनाया जाता था जहाँ पे पूजा की जाती थी, एक प्रकार का पूजा स्थल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे चैत्य और मंदिर बनाए गए थे। कहाँ पे? कार्ले में। कार्ले में बनवाया था सातवाहन शासकों ने। अब आता है सातवाहनों के बाद एक और छोटा सा वंश था, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसके स्रोत भी बहुत कम है। इसका एकमात्र स्रोत है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, जिससे इस वंश की जानकारी मिलती है। तो ये वंश था 1ली सदी ईसा पूर्व में, कलिंग में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने बताया ही था कि कलिंग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, तो उस समय वहाँ पे इस चेदी वंश की स्थापना हुई थी। जो खारवेल हैं, कलिंग राज खारवेल, ये जिन्होंने हाथी गुम्फा अभिलेख बनवाया, ये इस वंश के तीसरे शासक थे। मतलब ये चेदी वंश के ही शासक थे। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और भुवनेश्वर के उदयगिरी में के पहाड़ियों में उसने जैन गुफाओं का निर्माण करवाया था।
ठीक है। खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों में जैन गुफाओं का निर्माण करवाया था और वो जैन धर्म का अनुयायी था और वो चेदी वंश से संबंधित था। तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब देख लेते हैं आज का क्विज। क्विज में जो पहला प्रश्न है वो है शुंग वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा प्रश्न है भारहूत का स्तूप किसने बनवाया। तीसरा प्रश्न कण्व वंश का संस्थापक कौन था। चौथा प्रश्न सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। पांचवा प्रश्न सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन था। हमारा छठवां प्रश्न कारले का चैत्य किस काल में बना। सातवाहन शासक व्यापार के लिए किस चीज़ के सिक्कों का प्रयोग करते थे। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि दान देना ये प्रथा किसने शुरू की थी। और खारवेल जो है किस वंश के शासक थे। ठीक है। अब आते हैं पिछले दिन के क्विज की ओर। आप उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपका स्कोर क्या हुआ। ठीक है। अब देख लेते हैं पिछले दिन मैंने क्या क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस लेक्चर के क्विज में। प्रीवियस लेक्चर के क्विज में मैंने जो पहला प्रश्न पूछा था वो था मौर्य काल में सेना का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता था। दूसरा प्रश्न मौर्य काल में साम्राज्य कितने चक्रों में बटा हुआ था। हमारा तीसरा प्रश्न मौर्य काल की मुद्रा क्या कहलाती थी। हमारा चौथा प्रश्न मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न धर्म महामात्र का पद किसने शुरू किया। हमारा अगला प्रश्न मौर्य काल के 2 बंदरगाह उनका नाम बताना है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है विषय का प्रधान क्या कहलाता था। हमारा लास्ट प्रश्न 10 गांव का प्रमुख क्या कहलाता था। तो आइए अब इस क्विज के आंसर देख लेते हैं। तो इस क्विज में जो पहला प्रश्न था उसका आंसर होगा मौर्य काल में सेना के प्रमुख को सेनापति कहा जाता था। मौर्य काल में साम्राज्य 5 चक्रों में बटा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न मौर्य काल की मुद्रा पण कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा मौर्य काल में गुप्तचरों को चर कहा जाता था। धम्म महामात्र का पद अशोक ने शुरू किया था। मौर्य काल के 2 बंदरगाह भड़ौच और ताम्रलिप्ति। ठीक है। भड़ौच जो था वेस्टर्न कोस्ट पे था और ताम्रलिप्ति था वो ईस्टर्न कोस्ट पे था। विषय का प्रधान विषयपति कहलाता था और 10 गांव का प्रमुख गोप कहलाता था। ठीक है। तो ये रहा प्रीवियस क्विज के आंसर्स। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, जय हिंद।